Hello students, today's topic is written instructional material। ये ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी का यूनिट 6 है और आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। हम इसके बारे में रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या है ये जानेंगे। जब हम रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को तैयार करते हैं उस वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, प्रकार कितने हैं और जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे, उनके फॉर्मेट के बारे में। ये आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसे एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की। कोई भी प्रिंटेड डुप्लीकेटेड मटेरियल जो कुछ भी आपको पढ़ाने के समय, अनुदेशन के समय सहायता करे, उसे हम कहते हैं रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। देखिए, जैसे अगर हम दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें जहां पर अच्छी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, काफ़ी टीचिंग कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास फिलहाल इतना अवेलेबल नहीं है, तो हम ये लर्निंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं जिससे कि ट्रेनीज को इसका बेनिफिट मिल सके, तो उन्हें ही हम कहते हैं रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसके 3 मेजर यूजेस हैं। वो क्या है? पहली बात, आप यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बैच को कुछ और पढ़ाया, दूसरे बैच को कुछ और पढ़ाया, आपके पास मटेरियल रेडी है, आप सेम सीक्वेंस से एक जैसा इंस्ट्रक्शन सभी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। इसके अलावा टू अटेंड टू द इंडिविजुअल लर्निंग प्रॉब्लम्स, इन मटेरियल्स की हेल्प से आप जो लर्नर्स की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है, देखिए लर्नर डिफरेंट है, हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही क्लास में स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम आती है, उसको भी क्लियर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जो लर्निंग एक्टिविटी का टाइम है क्लासरूम में या वर्कशॉप में, वो भी आप काफ़ी हद तक सेव कर पाएंगे। जैसे कल हम ऑलरेडी एनालिसिस ऑफ सिलेबस में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि टाइम इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम पे काम करना होता है फॉर्मल एजुकेशन में, और ट्रेनिंग प्रोग्राम को जब हम बात करते हैं तो टाइम अपने आप हमारा बाउंड हो जाता है, इसलिए टाइम सेव करना ज़रूरी है। कुछ फैक्टर्स हैं जब हम रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को तैयार करते हैं तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। पहला है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है यूनिट 4 में मेथड ऑफ इम्पार्टिंग स्किल्स, वहां पे हमने देखा है हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। जो मेथड हम यूज करेंगे हमारे रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी उसी हिसाब से तैयार किए जाने चाहिए। दूसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनीज, ट्रेनीज का स्टैंडर्ड क्या है। तो ट्रेनीज के स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो ट्रेनीज का स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेनीज का स्टैंडर्ड, सीटीएस कोर्स की बात करेंगे तो हमारे पास ट्रेनीज की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, 10th स्टैंडर्ड। तो मटेरियल कैसा रेडी करेंगे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का ट्रेनी भी उसे फॉलो कर पाए। तो इस तरीके से हम अपना रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डिजाइन करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ले, ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, एक पर्टिकुलर चैप्टर का, एक पर्टिकुलर टॉपिक का उद्देश्य क्या है ये क्लियर होना चाहिए, और ये क्लियर होगा तो आप अकॉर्डिंगली अपना रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तैयार कर पाएंगे। इट मे बी अ लेसन प्लान, इट मे बी अ इंफॉर्मेशन शीट, इट मे बी डेमो प्लान, एनीथिंग whatever is a written document to help your teaching learning activity। कंटेंट आउटलाइंस क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप कभी रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तैयार करें तो आपकी जो आउटलाइन है वो हमेशा से क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना टॉपिक कवर करना है। इंस्ट्रक्शनल एरिया, देखिए आपको अगर लास्ट क्लास को आप रिव्यू करेंगे यूनिट 4 को, तो इंस्ट्रक्शनल एरिया उसमें एक प्रिपरेशन पार्ट था। इंस्ट्रक्शनल एरिया को भी ध्यान में रखना है कि आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तैयार करेंगे। जैसे हम बात करें क्लासरूम की, थ्योरी क्लासेस की, तो वहाँ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लेसन प्लान चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन शीट चाहिए होती है। और अगर हम वर्कशॉप एरिया की बात करें तो हमें क्या चाहिए होता है, तो हमें डेमोन्स्ट्रेशन प्लान चाहिए होता है, ऑपरेशन शीट होनी चाहिए, जॉब शीट होनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हम बात करते हैं रेफरेंस की,
तो जो डिफरेंस है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करनी है। नेट पर बहुत कुछ अवेलेबल है, पर वो कितना सही है ये वेरीफाई करने के बाद ही आप उसको यूटिलाइज करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आप आगे पास ऑन करेंगे अपने ट्रेनीज को जब आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेंगे। फिजिकल फैसिलिटीज, आपके पास कौन से इक्विपमेंट्स, कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। मान लेते हैं आपने जिस इंस्टीट्यूट में पहले काम किया, आपने उसके हिसाब से लेसन प्लान बनाया, वहां कुछ इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे। अब आप दूसरे इंस्टीट्यूट में गए, आपका ट्रांसफर हो जाता है, वहां पर कुछ और इक्विपमेंट्स अवेलेबल है जो शायद आपके पुराने इंस्टीट्यूट में नहीं थे और जो वहां थे वो नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सेम लेसन प्लान या सेम इंफॉर्मेशन शीट को यूज नहीं करेंगे। यू हैव टू सी whether you have that same physical facilities or not, और अगर नहीं है तो accordingly you have to change your written instructional material. प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, इसको हम हमेशा ध्यान रखेंगे। जो शिक्षण के सिद्धांत है इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ये क्या कहते हैं, इजी टू रीड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। हमेशा कैसे पढ़ाएंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर। कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ेगी तो जो आपके ट्रेनीज हैं वो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ टॉपिक्स। जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे व्यवस्थित करेंगे। देखिए उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। प्री रिक्विजिट स्किल एंड नॉलेज, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसको जानने के लिए बच्चे को और क्या क्या आना चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना होगा। अदर देन दैट, उसको सीखने के बाद सबसीक्वेंट स्किल क्या है, जो उस पर्टिकुलर टॉपिक को सीखने के बाद बच्चा अपनी प्रैक्टिस से भी सीख सकता है। नॉलेज एंड स्किल टू बी एक्वायर्ड थ्रू टास्क ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफिकल्टी। आपको अपने टॉपिक्स कैसे रखने हैं, इस तरीके से कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, अपना टॉपिक, अपना लेसन आगे बढ़ाएं, जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है, जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाए। ऐसा ना हो कि आप सबसे कॉम्प्लेक्स सबसे पहले पढ़ाएं और वो धीरे धीरे इजी होता जाए। इजी टू कॉम्प्लेक्स चलना है। नॉलेज एंड स्किल टू बी इमीडिएटली यूज्ड एज एक्सरसाइज। आप जो भी पढ़ा रहे हो उसका तुरंत ही एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने आपसे लेसन प्लान में भी बोली थी और डेमो प्लान के पढ़ाते वक्त भी बोली थी कि आप जब कभी भी पढ़ाएंगे उसके बाद कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, इमीडिएट एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका एप्लीकेशन होना चाहिए, ताकि जो आपने सिखाया है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। प्रेजेंटेशन टाइम का ध्यान रखेंगे, कितना टाइम आप अपने इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए, प्रेजेंटेशन पार्ट के लिए रख रहे हैं। ऐसा ना हो आपने इंफॉर्मेशन शीट बनाई है 2 घंटे की और आपके पास आपका लेसन प्लान है 2 घंटे का, आपको पढ़ाने को मिल रहा है 1 घंटा, आप कैसे कवर करेंगे। या आपके पास 1 घंटा, आपने सिर्फ 30 मिनट का कंटेंट तैयार किया है, तो अगले 30 मिनट्स आप क्या करने वाले हैं। इसलिए प्रेजेंटेशन टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना मटीरियल रेडी करेंगे। वैलिडेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली, जो कुछ भी आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो कंटेंट वैलिड होना चाहिए, वैध होना चाहिए। एंड फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फैक्टर, जो कुछ भी कंटेंट आप रेडी कर रहे हैं वो फिजिबल होना चाहिए और इकोनॉमिक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने कंटेंट्स रेडी करेंगे। तो अब हम क्वालिटीज की बात कर लें। कैसी क्वालिटीज, इस रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप देंगे, विवरण आप देंगे, वो कैसा हो, ब्रीफ हो, स्पेसिफिक हो, मतलब संक्षिप्त हो और जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उससे रिलेवेंट हो। इसमें किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल, स्पेलिंग, टाइपोग्राफिक, पंक्चुएशन, एब्रिविएशन, एरर्स नहीं होनी चाहिए, मतलब त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, ना व्याकरण से रिलेटेड, ना ही स्पेलिंग से रिलेटेड, ना ही कोई टाइपिंग मिस्टेक हो, पंक्चुएशन मार्क या जो आपके एब्रिविएशंस होते हैं, फुल फॉर्म्स होते हैं, उनमें भी कोई जो त्रुटि है, एरर है, वो नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये क्लियर होना चाहिए और सरल होना चाहिए। बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स आप देंगे अगर अपने मटेरियल में तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर लर्नर्स टू रीड एंड टू अंडरस्टैंड, इसलिए बहुत छोटे सेंटेंसेस रखेंगे और वो सेंटेंसेस क्लियर होने चाहिए। जो बात आप समझाना चाह रहे हैं वही मतलब उसका निकल के आना भी चाहिए। और जो कुछ भी आपके इंस्ट्रक्शनल गोल है एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड,
वो हम ये अचीव करने वाला होना चाहिए. इट शुड बी एबल टू अचीव द इंस्ट्रक्शनल गोल्स कंप्लीटली. एम्बिग्विटी, कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं क्रिएट होना चाहिए कि आप लिखना कुछ और चाह रहे हैं और उसका जो अर्थ है वो कुछ और निकल रहा हो, इसलिए एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी रीडेबल, ये पढ़ने योग्य होना चाहिए. इट शुड बी एबल टू एस्टेब्लिश communication between writer and reader. Now who is the writer? Writer is instructor and reader is learner. तो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन ये एस्टेब्लिश करे, ऐसा रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आपको रेडी करना है. कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढना है टीचर का. कोई भी मटेरियल, किसी भी प्रकार की टीचिंग एड कभी किसी टीचर का सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकती. इसलिए आपके मटेरियल्स भी कैसे होने चाहिए, जो टीचर स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करे. ऐसा ना हो कि वो टीचर का सब्स्टिट्यूट बन जाए, टीचर मटेरियल को अपना सब्स्टिट्यूट समझे. इट शुड नॉट लाइक दैट. इट शुड स्टिमुलेट थिंकिंग एंड हेल्प लर्निंग बाय डूइंग. आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बना कर देना है कि बच्चा पढ़ ले और उसे लगे हो गया. नहीं, उसमें क्वेश्चंस हो, प्रॉब्लम्स हो, ताकि वो खुद भी सोचे और खुद से करके सीखे. हम जितना ज़्यादा खुद से करके सीखते हैं, हम उतना बेहतर सीखते हैं, उतना ज़्यादा सीखते हैं. अगले वीडियो में मैं डेल्स कोन भी डिस्कस करूंगी, तो आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे कि जब हम करके सीखते हैं तो हम सबसे ज़्यादा अच्छा सीखते हैं. इट मस्ट प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन. इसमें बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए. क्यों होने चाहिए? ताकि जो थॉट प्रोसेस है, जो सोच है, वो बढ़ सके, मेंटल एबिलिटी इंप्रूव कर सके. एंड इट मस्ट प्रोवाइड रेफरेंस टेक्स्ट एंड ड्राइंग्स वेर एवर रिक्वायर्ड. जब कभी आप मटेरियल बनाएं तो उसमें जहां से भी आपने अपना कंटेंट तैयार किया है वो रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए, और जहां भी जरूरत हो वहां ड्राइंग भी अवेलेबल होनी चाहिए. अब हम इसके प्रकार की बात कर लेते हैं. देखिए, जो रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है ये हमारे पास दो तरीके का है. एक है टीचिंग मटेरियल और दूसरा है लर्निंग मटेरियल. जब हम टीचिंग मटेरियल की बात करते हैं, इट इज लेसन प्लान, डेमो प्लान, नोट्स, तो इवन प्रेजेंटेशंस, whatever you are using for yourself is teaching material. जो टीचर पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? टीचिंग मटेरियल. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में. द लेसन प्लान, डेमो प्लान, एंड नाउ लर्निंग मटेरियल. लर्निंग मटेरियल जो लर्नर्स की ही हेल्प करे. मोस्ट ऑफ द टाइम इसे टीचर लर्नर्स के लिए, अपने ट्रेनीज के लिए प्रिपेयर करता है, पर इनमें से कुछ एक चीजें स्टूडेंट्स भी इंडिविजुअली प्रिपेयर करते हैं. तो लर्निंग मटेरियल में क्या क्या आएगा हमारे पास? इंफॉर्मेशन शीट, असाइनमेंट शीट, ऑपरेशन शीट, एक्सपेरिमेंट शीट, जॉब शीट, प्री जॉब चेक शीट एंड फाइनल जॉब शीट. अब हम इन सारे मटेरियल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. इसका फॉर्मेट भी है, फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, लेकिन फिलहाल जो इसका फॉर्मेट मैं भी प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने जा रही हूँ, आप उसे एक बार ध्यान से देखें. इंफॉर्मेशन शीट में क्या क्या होता है? इंफॉर्मेशन शीट क्यों प्रिपेयर की जाती है? इंफॉर्मेशन शीट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग सिचुएशन एंड द स्पेशल नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लर्नर्स. ये कब प्रिपेयर की जाती है? स्पेसिफिक लर्निंग सिचुएशंस में, और कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लर्नर्स के लिए. जैसे आपने अपने लिए लेसन प्लान बनाया, वैसे ही आप ट्रेनीज के लिए क्या बनाते हैं? इंफॉर्मेशन शीट. ये उस स्थिति में भी काम करती हैं जब आपके पास लाइब्रेरी में रेफरेंस बुक्स बहुत कम हो. मान लीजिए 20 बच्चों के ऊपर सिर्फ एक बुक है, तो वो एक बुक एक बच्चा ले सकता है, दो के बीच में शेयरिंग में एक बच्चा ले सकता है, बट 20 के 20 को हर टाइम बुक अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है. रोटेशन होगा, एक एक वीक के बाद मिलेगी, लेकिन हर दिन हर एक बच्चे के पास वो बुक नहीं हो सकती. तो हर दिन हर एक बच्चे के पास क्या अवेलेबल हो सकता है? इंफॉर्मेशन शीट अवेलेबल हो सकती है. दिस शुड बी वेल प्लान. ये वेल प्लान होनी चाहिए. देखिए, वेल प्लान होंगी तभी ये सीक्वेंस में होंगी, तभी ये ट्रेनीज की नीड को पूरा करेंगी. द इंफॉर्मेशन शुड बी ब्रीफ, टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन. ये इसमें जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे वो विवरण संक्षिप्त हो, टू द पॉइंट हो, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उससे रिलेवेंट हो, और आपके लेसन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करे. जो ट्रेनीज की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल करे, और
थ्योरेटिकल लेसन के लिए हम इसको सप्लीमेंट मान सकते हैं. अगेन दिस इज अ सप्लीमेंट, दिस इज नॉट इन सब्स्टिट्यूट, दिस इज सप्लीमेंट. अभी हम इसके फॉर्मेट की बात कर ले. इसका प्रोफार्मा कैसे होगा? यूनिट नंबर, मॉड्यूल टाइटल, लेसन नंबर, दैट इज सिमिलर टू योर लेसन प्लान. एंड नाउ टॉपिक ऑफ द लेसन, इंफॉर्मेशन एंड द रेफरेंस. ऐसे ही अगर हम असाइनमेंट शीट की बात करें, असाइनमेंट शीट आपसे भी हमने डिस्कस किया था जब हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे कि आपका जो रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो आपका थॉट स्टिमुलेट करने वाला होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी इंप्रूव करने वाला होना चाहिए, और हमेशा जब आप क्लास लें उसके बाद में एक्सरसाइज होनी चाहिए. तो असाइनमेंट शीट्स आर यूज्ड टू फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन शीट. जो कुछ भी इंफॉर्मेशन शीट में सीखा गया, सिखाया गया है, उसको फॉलो अप के लिए क्या है हमारे पास? असाइनमेंट शीट है. इसमें कह सकते हैं दिस इज एप्लीकेशन स्टेप इन टीचिंग. जिसमें कंटेन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड. यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे जो ट्रेनीज को आंसर करने होंगे. और इससे फायदा क्या है? कुछ अनशेड्यूल्ड आवर्स होते हैं ट्रेनिंग के, जहां पर कोई ट्रेनर अवेलेबल नहीं होता, उस टाइम भी ये लर्नर्स को बिजी रख सकते हैं. इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट है टाइटल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सेम एज योर लेसन प्लान. लाइक देन असाइनमेंट. असाइनमेंट में क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे. जब आप क्वेश्चन डिजाइन करें, कोशिश करें कि आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के आधार पर ही क्वेश्चन डिजाइन करें. एंड अगेन द रेफरेंस, कि आपने क्वेश्चन या टॉपिक कहां से देखा हुआ है, कहां से आपने इसको पढ़ाया है. नेक्स्ट इज ऑपरेशन शीट. ऑपरेशन शीट जो बेसिक स्किल्स हैं उनको पढ़ाने के लिए यूज की जाती हैं. These sheets helps to develop a skill step by step, ensuring steady progress. देखिए, जब क्लासरूम में टीचर डेमोन्स्ट्रेट करता है, सारे बच्चे उस डेमोन्स्ट्रेशन को फॉलो करते हैं, बट स्टिल कुछ स्टेप हमारे माइंड से निकल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं. वो कंफ्यूजन ऑपरेशन शीट, रिटन इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी जब आपके पास अवेलेबल है, तो जहां पर भी आपको डाउट है आप ऑपरेशन शीट से उसको क्लियर कर सकते हैं. करेक्ट वर्क हैबिट्स और एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं. सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस को जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए वो भी इससे आराम से सिखाई जा सकती है. देखिए, टीचर का काम सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाना या स्किल सिखाना नहीं होता, एटीट्यूड डेवलपमेंट भी होता है, और जिसमें ये रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल काफी हद तक हेल्प भी करते हैं. इट इज प्रिपेयर्ड बाय टीचर फॉर यूज ऑफ ट्रेनीज. ये हमेशा कौन तैयार करेगा? टीचर. और किसके यूज के लिए? ट्रेनीज के लिए. अपने यूज के लिए टीचर क्या तैयार करता है? डेमोन्स्ट्रेशन प्लान. और ट्रेनीज के यूज के लिए हमेशा ऑपरेशन शीट. अब इसमें क्या आएगा? स्किल आएगी, जैसे आपके डेमो प्लान में आती थी. ऑब्जेक्टिव उस पर्टिकुलर स्किल के क्या होंगे? टूल्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड. अब यहाँ आएगा प्रोसीजर. प्रोसीजर भी कैसा? प्रॉपर सीक्वेंस, मतलब स्टेप वाइज, अलॉन्ग विद सेफ्टी प्रिकॉशन एंड क्वेश्चंस ऑल्सो. क्वेश्चंस किस लिए? ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए. और अंत में क्या आएगा? रेफरेंस. इसके बाद आती है आपकी एक्सपेरिमेंट शीट. ये एक्सपेरिमेंट शीट हम कह सकते हैं किस लिए? ये लर्नर को हेल्प करती है सिस्टमेटिक वे में एक्सपेरिमेंट करने में. देखिए, जैसे बाकी ट्रेड्स में हमारे पास ऑपरेशन शीट होती है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड ग्रुप्स हैं, इसमें हम एक्सपेरिमेंट शीट बनाते हैं. सिमिलर है ऑपरेशन शीट जैसा, फॉर्मेट भी सिमिलर होता है इसका भी सेम प्रोसीजर है, सेम काम है और सेम ही क्वालिटीज है. बस ये किसके लिए यूज की जा रही है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड ग्रुप के लिए. जॉब शीट. जॉब शीट जो है, अभी तक आपने जो ऑपरेशन शीट देखी और इंफॉर्मेशन शीट देखी, ये सब क्या थे? अगर हम कहें आपका लेसन ऑपरेशन शीट क्या थी? ये प्रोसेस ओरिएंटेड थी, मतलब आप किस तरीके से स्टेप वाइज प्रोसेस कर रहे हैं. लेकिन जो आपकी जॉब शीट है वो क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, मतलब आपका फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा. These sheets are prepared by trainees individually many times. बहुत बार इसे कौन बनाता है? ट्रेनीज खुद. कभी कभी टीचर्स भी बनाते हैं अपने ट्रेनीज के लिए. This helps to develop self thinking and analytical attitude. जो सेल्फ थिंकिंग की प्रवृत्ति है, ये बढ़ाने में जॉब शीट हेल्प करती है. जब आप खुद सोचेंगे, खुद तैयार करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे जो आपको क्रिएट होंगे उस टाइम पर जब आप ये शीट प्रिपेयर करेंगे.
ड्रॉइंग ऑफ जॉब टू बी डन इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब शीट। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जो आपका जॉब है, फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी ड्राइंग वो दिखेगा कैसा, वो ड्राइंग इस पे होनी चाहिए। अगर कोई सैंपल लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, ये लिस्ट होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए आपको कौन सा टूल्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए। एंड बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आप यूज करेंगे उसकी कॉस्ट क्या है। अब इसका फॉर्मेट कैसा है, अगेन स्किल, ऑब्जेक्टिव एंड नाउ इंपॉर्टेंट क्या था, ड्राइंग। ये कैसा है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड में हमें क्या चाहिए होगा, ड्राइंग ऑफ जॉब एंड प्रोसीजर, किस तरीके से आपने ये जॉब तैयार की है, सेफ्टी प्रिकॉशन एंड अगेन बिल ऑफ मटेरियल। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्री जॉब चेक शीट। प्री जॉब चेक शीट हमेशा कौन तैयार करेगा, टीचर। किस लिए तैयार करेगा, ये चेक करने के लिए कि उसका ट्रेनी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कितना तैयार है भी या नहीं है। तो ये शीट हमेशा कोई भी काम शुरू करने के पहले लर्नर कंप्लीट करेगा और टीचर उस कंप्लीटेड जॉब शीट, प्री जॉब चेक शीट को अप्रूव करेगा, तभी जॉब असाइन होगी, तभी बच्चा ऑपरेशन कर पाएगा। इट हेल्प्स लर्नर टू क्लियर ऑल द डाउट्स। देखिए ये जो चेक शीट है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर जब लर्नर देता है तो बहुत सारे डाउट्स उसके क्लियर हो जाते हैं। या तो आंसर देगा, और अगर उसे आंसर नहीं आएगा तो वो टीचर से इस बारे में बात करेगा, जब डिस्कस करेगा तो डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा, अगेन स्किल, इसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू a particular task, a particular job, and again the references. The next is final job sheet. Final job sheet किस लिए दी जाती है, इसलिए ताकि चेक किया जा सके जो जॉब बनाई गई है, जो प्रोडक्ट फाइनली बच्चों ने प्रिपेयर किया है वो कितना सही है, उसमें एरर्स कितनी है, और अगर एरर है तो उनको रेक्टिफाई किया जाए। ये कब देखी जाती है, केवल तब, देखिए प्री जॉब चेक शीट जॉब शुरू करने के पहले, जॉब शीट बच्चे तैयार करते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन, और ये कब बनेगी, ये कब रेफर की जाएगी, कंप्लीशन ऑफ जॉब, जब जॉब तैयार हो जाएगी कि आपने जो जॉब बनाई और जॉब जैसी बननी चाहिए थी वो एग्जैक्टली वैसी है, और अगर नहीं है तो उसमें एरर कितनी है, एरर सुधारी जा सकती है या काफी बड़ी एरर है। एंड देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर दिस, इसका कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द फाइनल प्रोडक्ट। तो हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। देखिए इसके बहुत सारे फायदे हैं। टीचिंग अ नंबर ऑफ पीपल विद सेम इंफॉर्मेशन, आप जो इंफॉर्मेशन आपने, जो कंटेंट आपने रेडी किया है उसे आप बहुत सारे लर्नर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने एक क्लास को कुछ पढ़ाया और दूसरी क्लास को कुछ पढ़ाया, आप कुछ भूल गए। अगर आप आपका मटेरियल रेडी करेंगे और आपका प्रिपरेशन स्टेप अच्छा होगा तो क्या होगा, आपका जो क्लास है आप नंबर ऑफ पीपल को एक जैसी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। वर्क ऑफ लर्नर कंटिन्यूज इन टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ लर्नर्स और टीचर। देखिए कभी टीचर्स एब्सेंट हो जाते हैं, कभी लर्नर्स एब्सेंट हो जाते हैं, तो उस समय भी अगर ये रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अवेलेबल है तो जो लॉस है वो नहीं होगा। जैसे अभी हम लॉकडाउन में हैं, सबके सब क्लास, जो क्लासरूम एक्टिविटीज है वो थोड़ी बहुत सफर कर रही है, पर अभी क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग है, अभी आप लोगों के पास मटेरियल अवेलेबल है, तो जो हमारी लर्निंग एक्टिविटी है वो अभी भी कंटिन्यू है, वो काम हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जो कुछ चीजें हम क्लासरूम में डिस्कस नहीं कर सकते ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, हम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ नया भी सिखा सकते हैं। सप्लाइज द ट्रेनीज विद द स्टडी मटेरियल ड्यूरिंग नॉन शेड्यूल्ड आवर्स। अब जो आपके नॉन शेड्यूल्ड आवर्स है, जहां पर आपकी कोई भी क्लास नहीं लगी हुई है, उसके समय भी आप इस मटेरियल को यूज कर सकते हैं। आपके जो लर्नर्स है अनशेड्यूल्ड ट्रेनिंग आवर्स में भी इनको यूज कर सकते हैं। क्लैरिफाइज ओरल इंस्ट्रक्शन, रिमूव्स मिसअंडरस्टैंडिंग। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान आप ओरल इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये ओरल इंस्ट्रक्शन में जो भी डाउट्स क्रिएट होते हैं वो इस मटेरियल के हेल्प से क्लैरिफाई हो जाते हैं। और जब रेफरेंस बुक हमारे पास कम होती है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया,
उस समय जो इंडिविजुअल लर्नर की नीड है वो भी ये फुलफिल कर देता है। तो आज के लिए हमने सीखा कि हमारे रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या हैं, उनको बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, और हमने इंफॉर्मेशन शीट, असाइनमेंट शीट, ऑपरेशन शीट, जॉब शीट, प्री चेक जॉब शीट और फाइनल जॉब शीट, इन सब का फॉर्मेट भी सीखा। तो आप लोग अपना प्रैक्टिकल पार्ट पे चेक कर लीजिएगा और आपने जो भी टॉपिक डिसाइड किया हो अकॉर्डिंगली आप अपना रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रेडी कर लीजिएगा। ये 6 शीट्स आपको रेडी करनी है, सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और जब भी लॉकडाउन ओवर होगा विल गो थ्रू दिस, हम इसे चेक कर लेंगे एक बार। तब तक के लिए थैंक यू।